आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी और आपके चिल्ड्रन को भी जिसके हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? केस टेकिंग। चलो आगे शुरू करने से पहले एक दो चीज़ पूछना चाह रहे हैं। आप में से कितने लोग किसी को क्लिनिक पे असिस्ट कर चुके हो सीखने के लिए? कोई भी नहीं? वेरी गुड। इंटर्नशिप में केस टेकिंग किया है सबने, या वो भी किसी किसी ने? कभी ऐसा फेस हुआ है कि आपने पेशेंट के साथ केस टेकिंग करते वक्त जी जान लगा के सब कुछ पूछा, बट बहुत सारा चीज़ पेशेंट ने बोला ही नहीं, और वही चीज़ जब आप अपने अटेंडेंट फिजिशियन के साथ बैठे और वो जब बात कर रहा था तो पेशेंट खुद ब खुद बोलता चला गया? हुआ है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? कंफर्टेबल नहीं होता आपके साथ? तो नहीं होता तो फिर केस टेकिंग का पहला फेज़ ही गलत है। सबसे पहला अप्रोच ही होना चाहिए कि यू हैव टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल टू एक्सप्रेस ऑल हिज और हर कंप्लेंट। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा मत सोचना कि आपके साथ ही ऐसा हुआ है। हमारे साथ तो अनगिनत बार हुआ है। इंटर्नशिप में ही नहीं, जब हम सर के साथ क्लिनिक पे होते थे खूब पूछा थे, और वही पेशेंट जब सर के साथ बैठा होता था तो फिर सब कुछ बोल रहा होता है, और फिर अंदर से गुस्सा भी आ रहा होता है कि हमने पूछा तो नहीं बताया। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत पहले भी होता था। तभी केंट ने कहा था एक बार, मेनी फिजिशियंस हैव लॉट्स ऑफ पेजेस एंड पेजेस ऑफ सिम्टम्स बट देयर इज़ नो केस। इसका वजह वही था। ये इस बात से शुरू करने का मकसद क्या है? बहुत सारे जगहों पे आपने सुना होगा एक जगह गोल्डन सर्कल। किसको किसको पता है? क्या? पेशेंट से जब केस टेकिंग करते हो तो आप का टारगेट क्या होता है? सिम्टम लेना। क्या चाहिए? पेशेंट से क्या चाहिए? सिम्टम चाहिए। सिम्टम कैसे लेते हो? Am I right? क्या करते हो इसके लिए? क्या मिसिंग है? क्या बात, बहुत जल्दी आ गए। ये क्यों बता रहे हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम केस ले रहे होते हैं तो हम केस ले रहे होते हैं किसके लिए? सर को दिखाने के लिए। तो हमारा पर्पस तो यही होता है, तो पेशेंट पूरा खुलेगा कहाँ? हम ले रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन द मैकेनिकल वे। काम आ गया है, जॉब आ गया है, इसको जल्दी से निपटा दो, वहाँ पे जाके पहुँचा दो। जब वहाँ तक जाके पहुँचा दो वाला होता है तो हमारा टारगेट यहीं पे वो डिफ्यूज़ हो जाता है। जब आप इसको टारगेट करके रखोगे
तो आपका ये जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे डिफरेंट होगा? किसी के साथ हुआ हो, किसी के साथ नहीं भी हुआ हो, बहुत सारे टाइम पे आप देखोगे पेशेंट ने एक सिम्टम बोला, पिछले 2 साल से फॉर एग्ज़ाम्पल हमको एपिलेप्टिक अटैक आ रहा है, या किसी ने बोला पिछले 2 साल से हमको ये अर्टिकेरिया डेवलप हो रहा है। आप फिर आगे क्या सवाल करते हो? मोडलिटी लोगे, XYZ लोगे। क्या आप समझते हो कि ये फेज़ उस सिम्टम के लिए इनफ है? समझ में नहीं आ रहा? ये फेज़ यहाँ से केस टेकिंग करके आपने बाकी डिटेल्स में ले लिया, ये इनफ है? क्या मिसिंग है? पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल जनरल सब ले लिया, ठीक है। इज़ इट इनफ? इसका एक एग्जांपल अभी कल जो आप केस प्रेजेंट बता रहे थे उसमें हमने आपको बताया भी था, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले इसके लिए देखोगे केस टेकिंग में हनीमैन ने केस टेकिंग कहाँ से शुरू किया ऑर्गेनन में? हनीमैन ने पहले क्लास में बता भी चुके हैं, बस एक को ही याद है। आई थिंक फर्स्ट क्लास में बताया भी था। सबसे पहले जब हनीमैन शुरू कर रहा है 5 में, तो किस चीज़ पे स्ट्रेस है? 5 में केस टेकिंग का जो भी ब्लूप्रिंट कहते हो उसको, केस टेकिंग पे सबसे पहला स्ट्रेस किस चीज़ पे है? दैट इज कॉल्ड वाई फॉर सिम्टम। क्यों हुआ ये सिम्टम? और तभी वहाँ पे कहता है यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम टू क्योर इज द particulars of most probable exciting cause in acute diseases and the most significant point in the whole history of a chronic disease to find out the fundamental cause। कहने का मतलब यहाँ इसी वाई से दो चीज़ क्लियर हो रहा है। एक सिम्टम का डेवलपमेंट, डेविएशन के लिए ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे टाइम पे चाहे वो एक्यूट केस हो या क्रोनिक केस हो, अगर आप मिस कर जाते हो तो आप हमेशा ही थोड़ा सा डाइवर्टेड रहोगे केस टेकिंग में। दूसरा यहीं से डिसाइड होता है कि आप केस टेकिंग एज एन एक्यूट डिजीज़ ले जाओगे या केस टेकिंग एज ए क्रोनिक डिजीज़ ले जाओगे। एफोरिज्म नंबर 82 याद है? सुनने के लिए नहीं बोलना, देखो उसमें लिखा हुआ है एक जगह। हनीमैन कहता है कि फॉर केस टेकिंग एक्यूट डिजीज इज लेस टाइम टेकन, ईजियर, एंड फॉर क्रोनिक डिजीज इट इज मोर टाइम टेकन। ईजियर जनरली नहीं कहना चाहिए, बिकॉज बहुतों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पेशेंट आया, सिम्टम बताया, और जैसे ही आप इस सिम्टम के लिए वाई के ऊपर आप स्ट्रेस दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए।
एक्यूट डिजीज़ है तो डायरेक्शन एक्यूट डिजीज़, क्या डिफरेंस होता है बाय द वे थोड़ा सा एक्यूट डिजीज़ के केस टेकिंग में और क्रोनिक डिजीज़ के केस टेकिंग में? फिर से चुप। और इज शी राइट? चुप रहने का ऑप्शन नहीं है। एक्साइटिंग कॉज और ठीक है और एक्यूट में क्या क्या स्ट्रेस देना चाहिए? यूजी में कितना ऑर्गेनन पढ़े थे भाई मेरे? First symptom and find out the most probable particulars of most probable exciting cause. 82, go for the chief complaint. Again come back to 6, take note of nothing except the changes in the state of the health of the body and mind. एफ्रोजम देखो लिखा हुआ है, सेकेंड सेंटेंस एफ्रोजम नंबर 6. टेक नोट ऑफ नथिंग एक्सेप्ट द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ द बॉडी एंड माइंड है लिखा हुआ. ये दोनों के लिए आता है बट अभी एक्यूट के ऊपर पहले एप्लीकेबल होगा. और यही चीज़ जो एफ्रोजम नंबर 6 का ये सेंटेंस बता रहे हैं ना, यही चीज़ एक्यूट केस टेकिंग को आसान बना देता है. क्योंकि आपको कहाँ से लेना है? जहाँ से ये बदलाव शुरू हुआ है उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है. अभी पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस काम आसान हो गया. बिकॉज एवरीथिंग इज़ रिसेंट, एवरीथिंग इज़ प्रोमिनेंट, everything is self-evident, everything is so troublesome to the patient that it will vomit out automatically. तो सब चीज़ जल्दी जल्दी मिल गया आपको. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो आप जवाब दे रहे थे, एफ्रोजम नंबर 99 उठा के देखो. We need everything here also in acute case taking to know, but as we have to take only the recent changes, so whatever is required is evident, prominent, and it is most of the time voluntarily explained or expressed. इसलिए ऐसा मत कहना कि एक्यूट डिजीज़ में ये डिज़ायर, एवर्सन, एक्स वाई जेड जो बाकी फ़िज़िकल चीज़ें हैं वो नहीं लेनी है. लेनी है बट वही लेनी है जो बदलाव में आया है. और बदलाव में आया है तो पेशेंट ठीक बोलेगा कि इसके पहले ऐसा हो रहा था, अब ये हो गया, ये हो रहा था, अब ये हो गया, अभी तक तो ऐसे थे, कल से प्यास नहीं लग रही है, अभी तक तो खूब भूख लगती थी, कल से भूख नहीं लग रही है. जनरली हम कम खाते थे, जब से बुखार लगा तब से भूख बहुत बढ़ गई है. सो एवरीथिंग पेशेंट विल एक्सप्लेन ऑटोमेटिकली. ओनली फॉर फ्यू फाइनर थिंग्स यू हैव टू आस्क व्हाट मोर. तो इसको भी याद रखोगे, ये सब तो नहीं रखोगे तो गड़बड़ होगा. और इसी वजह से एक्यूट केस टेकिंग के अंदर बहुत यू कैन से you have to play very smartly.
मटेरिया मेडिका प्यूरा का नाम सुना है? सुन लिया? मटेरिया मेडिका प्यूरा में मेडिसिन शुरू होने से पहले एक चैप्टर है प्रीएम्बल, पढ़ा है किसी ने? मटेरिया वाले कौन कौन हो? 1 2 2.5 बस। तुम मटेरिया में पीजी कर रहे हो, अभी तक प्यूरा नहीं पढ़ रहे हो, शुरू भी नहीं किया। चलो शुरू तो बात की बात है, किसने किसने परचेज किया है? 1, चलिए कम से कम 0 तो नहीं है रिजल्ट। पढ़ना, प्रीएम्बल में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो हम आपको बता, प्रीएम्बल में हनीमैन वहाँ पे कहता है फॉर दोज केसेस विच आर नॉट मैथमेटिक, मतलब एक्यूट, देयर इज़ नो फिक्स्ड परफॉर्मा। ये देखना ऐसे लैंग्वेज लिखा हुआ है, फॉर दोज केसेस विच आर नॉन मैथमेटिक देयर इज़ नो फिक्स्ड परफॉर्मा। मतलब ये जो फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है 82 से 104 में, ये डायरेक्शन पूरा फॉलो करना क्रोनिक डिजीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्यूट डिजीज़ में आपको ऐसा कोई फिक्स्ड फ्रेम नहीं है, कहीं से कहीं पे भी कुछ भी अप एंड डाउन किसी भी डायरेक्शंस में आप उसको जा सकते हो। और तभी कहते हैं कि एक्यूट केस टेकिंग के लिए आपको रूटीन से ज़्यादा स्मार्ट होना ज़रूरी है। रूटीन में रहोगे तो एक्यूट में बहुत सारा चीज़ मिस कर जाओगे या फिर केस टेकिंग अधूरा रह जाएगा। स्मार्ट होने का मतलब क्या है कि आपको ट्रिगरिंग फैक्टर पता होना चाहिए, क्या टारगेट है और कितने जल्दी में उसको निकालना है वो पता होना चाहिए। समटाइम्स आई गिव एग्जांपल ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, 5 दिन का जो क्रिकेट होता है, टेस्ट मैच एंड 2020 सिलेक्शन ऑफ प्लेयर जब करता है सिलेक्टर तो टेस्ट मैच में किस तरह के बैट्समैन को पहले चूज़ करता है, तो पता चला 5 दिन खेल के 15 रन बनाया। दोज हु आर मोर क्लासिकल, those who are more classical, those who play with the designated rules, like Rahul Dravid. Many more examples are there. But in 2020, that class is not required. Those who can hit hard and make the ball to cross the boundary line, चाहे ऊपर से जाए या नीचे से जाए। यहाँ आप ऐसे तिरछा होके खेलो, उलट के खेलो नहीं, बॉलर की तरफ पीठ करके इधर बॉल पीछे की तरफ फेंक दो, रन जाना चाहिए। इसमें आपका सिलेक्शन इसी में होगा और इसी में आपका वाह वाह होगा। टेस्ट मैच में अगर वैसे खेलोगे तो अगले मैच में आपका नाम नहीं होगा। Something similar is required for acute case taking and chronic case taking. खैर, अभी क्या बता रहे थे हम आपको, ये तो ईजियर हो गया। एफ्रोजम नंबर 5, जो केस टेकिंग शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेस कहाँ पे ले जाना पड़ेगा? सिम्टम के लिए, सिम्टम के डेवलपमेंट के लिए वाई का सर्च, पूरी केस टेकिंग के लिए वाई का सर्च अलग है और वो ज़रूरी है। पहला क्या डिसाइड हो जाएगा, आपका एक्यूट केस टेकिंग होगा या क्रोनिक केस टेकिंग होगा। क्रोनिक केस टेकिंग में आप देखोगे वहाँ पे जो एक पॉइंट लिखा हुआ है, मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट इन द होल हिस्ट्री ऑफ ए क्रोनिक डिजीज़। क्या मतलब है इसका? याद नहीं है तो देख लो एक बार, एफ्रोजम नंबर 5 खोलो और देखो, 3rd सेंटेंस है लिखा हुआ। क्या मतलब इसका? तो फिर ऐसा नहीं लगता कि हमको, हमारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट होगा, इसके लिए कुछ और होगा, उसके लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा। जो
फिर से सोच लो। सर वो जो डिसीज या सिम्टम है उसके जो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से वो कम्प्लीटली मूव ऑन किया उस पॉइंट से उसको रिकॉर्ड शुरू करें, मतलब फोकस वहाँ पे ज़्यादा। वी नीड टिपिंग पॉइंट इन एक्यूट एंड टर्निंग पॉइंट इन क्रॉनिक। बढ़िया, बट वो सिग्निफिकेंट पॉइंट होगा क्या? ऑर्गेनन वाले कौन है कोई? सारा बोझ इकलौता आप ही के ऊपर आया हुआ है आज। बाकी कहाँ है? पिछली क्लास में तुम लोग हम आए तो बोले कि मेरा डिपार्टमेंटल ड्यूटी है, एक क्लास ऐसे ही ख़राब कर दिया। लास्ट थर्सडे आए नहीं थे, फिर आप लोगों का कोई मैसेज भी आया हुआ था ग्रुप में, आई डोंट नो फ्रॉम व्हाट सोर्स, मतलब व्हाट इज़ द वाई फॉर दैट मैसेज, क्योंकि हम तो थे ही कॉलेज में। खैर थोड़ा थोड़ा ना बायस्ड मत रहा करो। अभी हमने कहा और आप लोग जिस आंसर को दे रहे हो वो बायस्ड आंसर है। फिर से सोचो, थोड़ा पीजी में हो, व्हाट विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट कोरिलेटेड। सेंटेंस को अगर आगे कंप्लीट करोगे तो हनीमैन क्या कहता है? टू फाइंड आउट द फंडामेंटल कॉज। तो क्या फंडामेंटल कॉज सिर्फ उस एक सिग्निफिकेंट पॉइंट के ऊपर कंप्लीट हो जाएगा? वो एक पॉइंट जिसको हनीमैन ने स्ट्रेस किया है, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ सोरिक, साइकोटिक और सिफिलिटिक इन्फेक्शन। बट यहाँ पे आपका ये सर्च कंप्लीट नहीं है। फाइंड आउट फॉर दिस मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट you have to search first aphorism number 204 and 206. Before going for a case taking of any chronic disease, you must deduct whether this is due to wrong lifestyle, whether this is due to over wrong medication. When you will separate these, whatever will remain is due to chronic disease, and from here just simply jump to aphorism number 206. Where Hahnemann says, in your case you have to first find out whether the patient have any history of such a venereal disease. और अगर है तो पहले सिर्फ इसी को टारगेट करने से काम चल जाएगा। आगे का सेंटेंस पढ़ते जाओ, किताब में देखते जाओ। When we have to target this alone. फिर कहता है कि बहुत सारे ऐसे केस मिलते हैं जहाँ ये सिर्फ वेनरल वाला कॉज से काम नहीं चलता, क्योंकि अंडरलाइंग एक और फैक्टर, वो भी कभी उसके अंदर अगर हेल्दी एंड एक्टिव स्टेट में जुड़ा हुआ हो, that means now this syphilitic and psychotic is mixed with soric, and the real task and the real test of your skill begins from here. सवाल ये उठता है कि what is the definition of chronic disease? acute disease को define करते हो ना, sudden onset, moderate course and terminates either into recovery or death. How you define chronic disease? Beginning पता नहीं चलेगा, पक्का टर्म यही है, beginning, insidious onset. तो अब ये बताओ, then how you will find this most significant point? How you will find this most significant point? तो हिस्ट्री से ही तो पता करोगे, बट है वो इंसिडियस, छुपा हुआ है, चुपके से कब कैसे कहाँ पता ही नहीं चला।
जब पता चला जब तक बात बढ़ चुकी थी। इन एनी गिवन केस थोड़ा सा आप लोग सब्जेक्ट को ना थोड़ा सा डीपली पढ़ा करो। इन एनी गिवन केस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज पढ़े हो यूजी में? आज सुबह नाश्ता किया था तो कुछ एटीपी खर्च कर लो जवाब देने में, हाँ ना कम से कम। सब जमा करके ही रखोगे फिर कैलकेरिया कार्ब की तरह कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। एवरीथिंग इनपुट बट नो आउटपुट। फुटनोट एक बार पढ़ो जहाँ लिखा हुआ है सोरा ट्रांसफॉर्म्स, है लिखा हुआ 81 में। Since some of these causes that exercise a modifying influence on the transformation of sora. हाँ 81 निकाल लो। क्या मतलब होता है इसका? क्रोनिक डिजीज़ के केस टेकिंग के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रोनिक डिजीज़ ज़रूरी है। ये सेंटेंस मिला? 1.5 किलो का सर हिला रहे हो, 50 ग्राम का टंग नहीं हिल रहा। क्या मतलब है इसका? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सोरा। अरे बाप रे। Of course, it is consideration of accessory circumstances. Miasm is not each. Miasm is a dynamic cause that need sometimes reason to flare up, that needs sometimes reason to go violent, that needs sometimes certain gross modification to be perceptible, and sometimes it goes on inside progressively, insidiously. But when this insidious phenomena usually gets overt, perceptible, in those factors our accessory circumstances takes very important part. और तभी वहाँ पे देखना, इस फुटनोट में लिखा हुआ है और भी कई जगहों पे लिखा होगा, and these are called modifying factors of your underlying miasm. And sometimes these modifying factors are important clue to first enter in that case. अभी अभी कल जो आपने केस प्रेजेंट किया था, क्या नाम है आपका? तो उस केस में 6 महीने से उसको क्या था? टेनिटस। हमारी जो प्रिस्क्राइबिंग के लिए जो एंट्री पॉइंट थी उसके लिए आपने क्या सिम्टम बताया कि उस पीरियड में उसके बच्चों को ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस हुआ था 1 से 2 एंड ही वाज इन अ ग्रेट स्ट्रेस रिलेटेड टू द फेट ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब मैथमेटिकली देखोगे तो क्या उस केस में तभी क्या मैज़म डेवलप हुआ था? पहले नहीं था ऐसा कुछ। और अगर वो फैक्टर नहीं रहता, उसके अलावा भी अगर किसी को उस तरह का स्ट्रेस आता तो वो जैसे ही बेटा का इलाज हुआ वो स्ट्रेस ख़त्म हो गया होता एंड इट विल नॉट लिंगर ऑन। हमने कल आपको 2 पॉइंट बताया, आप सेटिस्फाई हो गए तो हम ज़्यादा नहीं बताए, नहीं तो अगर आप और सवाल पूछते तो हम आपको कहते हैं एफरिज्म नंबर 205 और 206 का फुटनोट देखो, जहाँ पे देखना है कौन सा फुटनोट है, जहाँ लिखा हुआ वी मस्ट नॉट बी डिसीव्ड बाई
द रीजनिंग्स ऑफ पेशेंट 206 में निकालो उसको। है लिखा हुआ। तो किस धोखे से बचने के लिए बोल रहा है वो, मतलब वहाँ पे कह रहा है, देखो वहाँ पे बहुत सारा फिजिकल, डायनामिक, इमोशनल, हर तरह के कुछ कुछ कॉजेस को दिया हुआ है, बट फॉर देम दे माइट बी कॉज, बट फॉर यू they are just a exciting cause, and what they have excited, it excited the underlying miasmatic factor, और वहाँ से उसको आपको उस कॉज को कंसिडर तो करोगे बट सिर्फ एज एन एक्साइटिंग कॉज, और वहाँ से आपको केस में एंट्री शुरू करने का मौका मिलता है। बहुत टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रोनिक केसेस में आपने फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ रेमेडी किया और पेशेंट को बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट भी मिलता है, उसके बाद ऐसा सुनने के लिए आप तरसते रहते हो और ऐसा बोलने के लिए पेशेंट तरसता रहता है। इम्प्रूवमेंट तो मिला था, उसके बाद केस वैसे ही लटका हुआ पड़ा हुआ है, बिकॉज आपने एक इस एंट्री पॉइंट पे आपने हिट किया तो आपने उस टाइम का एक्साइटिंग कॉज तो कंसिडर कर लिया, वहाँ के हिसाब से उसका एक इफ़ेक्ट हटेगा और पेशेंट को बेटर मिलेगा। बट उसके बाद मैथमेटिक फील्ड पे कैसे लैंड करना चाहिए, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उसको कैसे रेगुलेट करना चाहिए, वो हुनर रहा नहीं। और उसके ऊपर हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हमने ये देख लिया, अच्छा इतना बड़ा इमोशनल अपसेट हुआ, आपने उसके निकाल के इग्नेशिया, नेट्राम्योर, स्टेफिसेगेरिया, एकोनाइट, XYZ दवाई आपने निकाल लिया, आपको लगता है कि पूरा काम हो गया। और बहुत हद तक हम बहुत सारे जगहों पे एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये वाला दुख लगा और ये इसको स्टमक में कैंसर हो गया और XYZ इग्नेशिया दिया और ठीक हो गया। ये सिर्फ अपने आप को एक डायलेमा में रखने वाली बात है, नहीं तो फिर हनीमैन का वो सेंटेंस पर हो, क्या कह रहा है हनीमैन, दीज कॉसेज आर सो इनसिग्निफिकेंट टू प्रोड्यूस सच ए serious illness and even to maintain it for years and to progress it till the end of your life. और बावजूद इसके अगर हम उसी को सिर्फ होल एंड सोल कॉज मान के अगर हमने पेशेंट के ऊपर हथियार डाल दिया तो व्हाट डू यू थिंक इट इज़ जस्टिफाइबल? और ये वजह है कि हम फर्स्ट केस टेकिंग में फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद रिज़ल्ट जो मिलता है फिर वो रिज़ल्ट अवेटेड ही रह जाता है, बिकॉज देन आफ्टर यू मस्ट हिट with a different plan, with miasmatic attitude, और वो नहीं जाएंगे तो फिर वहीं लटका रह जाएगा। देवदास फिल्म देखी आप लोगों ने? किसने किसने देखी है? चलो मिट्रिया मेडिका प्यूरा से तो ज़्यादा हाथ उठ रहा है, अभी भी बहुत सारा हाथ नहीं उठ रहा है। आप लोग फिल्म नहीं देखते? देख लिया करो, देखना, फिल्म देखना गलत बात नहीं है। हाँ, फिल्म से आप क्या लेते हो वो डिपेंड करता है। कबीर सिंह किसने किसने देखी है? अब जिसने देखी भी है वो हाथ नहीं उठा रहा है। और एक फिल्म थी रणबीर कपूर की, क्या वो, नहीं वो नहीं, अभी उतने दूर नहीं जा रहे हैं वो, नहीं, जिसमें वो गाना था ना, वो क्या दिल पे पत्थर रख के आगे बढ़ गए, कुछ जो भी है खोज लेना। ये 3 फिल्म है जिसमें 3 डिफरेंट रिएक्शन है विथ ए सिमिलर कॉज। व्हाई?
अगर वो कॉज ही होता तो सबके अंदर तो वैसे ही होना चाहिए था एक ही, या तो सबको देवदास बनना चाहिए, सब कबीर सिंह बनता, या सब ये रणबीर कपूर की तरह जाता। ये बहुत लोगों का तो पता भी नहीं चलता। A similar cause, 3 different reactions. Who is responsible for that? It is that cause. It is the person. It is the person. अब आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दो, XYZ जो भी दो, वो रिस्पॉन्सिबल है हाउ ही विल रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू दिस कॉज। तो सिर्फ कॉज को अगर आप टारगेट करते रहोगे, चाहे ट्रीटमेंट के लिए, चाहे दोष देने के लिए, चाहे कुछ ही के लिए भी, तो आप तो सिर्फ 5% पे रह गए ना। If you have to change the fate, you have to change the patient, not the cause. तो ये जो एफरोज़म नंबर 6 का जो फुटनोट है, इसको अब इस लाइन में पढ़ के देखना तो समझ में आ जाएगा कि इसके साथ अगर इस कॉज की वजह से ये हुआ तो इस कॉज की वजह से नहीं हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ क्योंकि ये ऐसा था। कॉज ने वहाँ पे एक मोटिव दे दिया निकलने के लिए, एक रीज़न दे दिया और वो डेवलप हो गया। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होता तो पता क्या होता, इसको भी हनीमैन ने बताया है। फिर क्या होता, एफरोज़म नंबर 16 का फुटनोट पढ़ो, 16 फुटनोट जल्दी से। And also by Aconite, by Ignatia, by Natramure, by Staphysaceae, by Belladonna, then moral remedy. सेम मीन्स बातों से बात बिगड़ी है, बात सही संभालिए, और बातों से ही बात बिगड़ी है, बात से ही संभल गई। इसका मतलब अभी बहुत ज़्यादा अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूशन मैथमेटिकली करप्ट नहीं था। अगर करप्ट होता तो 16 के बजाय 206 वाला फुटनोट पढ़ रहे होते। इज इट सो? पढ़ के देखना बहुत सारे टाइम पे। अब ये फिर ये फैक्टर अलग हो जाएगा। हम लोग पढ़ते हनीमैन को हैं, लेकिन प्रैक्टिस फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करते हैं, और फिर नाम देते हैं हनीमैनियन, क्योंकि हनीमैन तो कह के चला गया। अब कौन कैसे समझेगा? अगेन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो ट्राई टू कीप योर कॉन्स्टिट्यूशन फ्री फ्रॉम मैथमेटिक इफेक्ट। तो फिर एक्चुअली हनीमैन क्या कहना चाह रहा था वो शायद समझ में आएगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन को। एक छोटा सा आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। एक बार एक ये बड़े सारे रिसर्च मेथडोलॉजी में लिखा भी हुआ है। एक कोई रिसर्चर एक रिसर्च कर रहा था, उसने एक ग्लास बॉक्स में बहुत ही मेंटेन करके वैक्यूम करके एक मधुमक्खी को रखा, और मधुमक्खी का पहले टांग काट दिया एक, फिर बाहर से एक स्टिमुलेशन दिया उड़, तो मक्खी उड़ी। फिर उसका दूसरा टांग काट दिया, फिर बोली उड़, तो मक्खी उड़ी। फिर उसका स्टिंग का पार्ट काट दिया, फिर बोली उड़ी, तो मक्खी उड़ी। फिर उसके बाद उसने उसका पंख काट दिया, फिर बोला उड़, तो नहीं उड़ी।
एक्सपेरिमेंट क्लियर है। नाउ ही हैज़ कंक्लूडेड कि अगर उस मधुमक्खी का पंख काट दिया जाए तो उसको सुनाई नहीं देता। रिसर्च है, ये तो उड़ ही बोल रहा था ना, उसने सुना ही नहीं इसकी बात। आर्टिस लॉन्गा वाइटा ब्रेविस, पता है ये क्या है? फर्स्ट एफोरिज्म ऑफ हिपोक्रेटिस। आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट, एक्सपेरिमेंट्स आर डिसेप्टिव एंड डिसीजन डिफिकल्ट। नहीं, हाँ, तो बहुत सारा चीज़ जो रिसर्च में पब्लिश्ड होता है उसको आप समझ लेना, कभी कभी पंख काटने से सुनाई नहीं देता है। और आप ऐसे एजर्शन से बच के रहना थोड़ा। चलो, अभी एक पार्ट रह गया है, थोड़ा सा कंटिन्यू रखना। आई थिंक अगले वीक शायद हम नहीं होंगे, कलकत्ता जा रहे हैं, उसके बाद मिलेंगे। बट थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेना इन बिटवीन। हम बहुत डिटेल्स में सिर्फ केस टेकिंग अभी नहीं पढ़ाएंगे, बिकॉज आप उसको पढ़ के रखना, कोई डाउट्स होगा तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो पढ़ाने जाएंगे तो फिर यूजी की तरह वो 2-3 महीने उसी में निकल जाएंगे। बट उसमें जो प्रैक्टिकली क्लिनिकली जो चीज़ें हैं जहाँ पे हम डेविएट होते हैं, उस पॉइंट्स को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ठीक है? तो आई होप इस एफोरिज्म्स को जितना भी पार्ट है केस टेकिंग का 5 से 8 और वो जो बताया है उसको आप अच्छे से पढ़ के रखना, ताकि जब पढ़ा रहे हो तो आपको समझ में आए। आप ऐसे वो एथ्यूजा वाला लुक ना दो हमारी तरफ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।